13 अप्रैल 1919 अमृतसर का एक ऐसा बाग जो इतिहास में हमेशा खून से लिखा गया। वो बाग आम लोगों के लिए सुकून भरी जगह थी। उस दिन एक खूनी कत्लगाह में बदल चुका था। अमृतसर का एक शांत बाग और कुछ ही मिनटों में ज़मीन पर गिरती हजारों जानें। जनरल डायर, एक नाम जो भारत के इतिहास में हमेशा नफरत से याद किया जाएगा। उसने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी रहम के निर्दोष और मासूम लोगों पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। कोई बचने के लिए इधर उधर भागने लगे तो कोई अपनों को ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ से बाग के दरवाजे बंद थे। गोलियों की आवाज़ में चीखें दब गई, जमीन लहू से भीग गई और जब बंदूकें शांत हुई तब तक हजारों लाशें जमीन पर बिछ चुकी थी। उस दिन एक नौजवान ने चीखों के बीच एक वादा किया, मैं भूलूंगा नहीं और माफ़ भी नहीं करूंगा। 21 साल बाद लंदन के कैक्सटन हॉल में यह वादा पूरा हुआ। 1919 का भारत अंग्रेजी हुकूमत थी और जनता के बीच दूरी बढ़ चुकी थी। विरोध बढ़ रहा था, पर ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून पास कर दिया था, रॉलेट एक्ट। औजार एक कानून का, लेकिन असर एक जंजीर जैसा, जो लोगों को बिना मुकदमे जेल में डालने का अधिकार रखता था। लोग इसी कानून के खिलाफ थे। देश उबल रहा था और अमृतसर की इसकी आंच में सबसे तेज जल रहा था। 13 अप्रैल 1919 का दिन जो बैसाखी का दिन था। अमृतसर शहर में त्यौहार चल रहा था। लोग मेला घूमने आए थे, अपनों से मिल रहे थे और जालियनवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे थे। हजारों की तादाद में भीड़ थी। कोई भाषण दे रहा था और लोग नीचे बैठकर सुन रहे थे। लेकिन बाग में जमा भीड़ को क्या पता कि बाग में जुल्म का तूफान आने वाला था, जो कुछ ही देर में वहां लाशों का ढेर करने वाला था। जालियनवाला बाग के चारों तरफ से दीवारें थी और सिर्फ एक संकरा रास्ता आने जाने का था। हजारों लोग शांति सभा में बैठे थे और तभी अचानक जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उन्होंने बाग का गेट बंद करने का आदेश दिया और भीड़ को बिना चेतावनी, बिना बातचीत, बिना दया करे अपने सैनिकों को आदेश दिया, टारगेट और फायर। और गोलियां बरस पड़ी। भीड़ में अफरा तफरी हो गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन दीवारें ऊंची थी और गेट बंद था, तो कोई बाहर नहीं जा सका। कई लोग बचने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन मौत यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ी। 10 मिनट तक गोलीबारी शुरू थी और 16 से 50 के आसपास गोलियां चलाई और लाशों का ढेर लग गया। सैनिकों की बंदूकें शांत हुई, लेकिन दीवारों पे छूटे गोलियों के निशान कभी मिटने वाले नहीं थे। आज भी जालियनवाला बाग के दीवारों पे जो निशान है वो कहानी बताते हैं कि कहानी उन बेगुनाह लोगों की है जो अपनी आज़ादी की बात कहने आए थे और उनकी आवाज़ गोलियों की गड़गड़ाहट में हमेशा के लिए दब गई थी। जब 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हुई तब जालियनवाला बाग में चारों तरफ से लाशें बिछी थी। जमीन पर खून ही खून था, लेकिन जनरल डायर इस खूनी खेल के बाद राक्षसों की तरह हंसता हुआ बाहर निकल गया। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए, 349 मौतें। लेकिन जो वहाँ थे, जिन्होंने अपनों को खोया था, उन्हें पता था कि हकीकत में मरने वालों की संख्या हजारों में थी। पूरा देश हिल गया। हर तरफ इस नरसंहार की निंदा होने लगी। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों ने माइकल ओडवायर को जिम्मेदारी सौंपी और जब जनरल डायर को पूछा गया कि उन्होंने निहत्तों पर गोली क्यों चलवाई, तब डायर ने कहा, मजबूरी थी। अगर मैंने गोलियां नहीं चलवाई होती तो वही भीड़ हमें मार डालती। लेफ्टिनेंट ओडवायर ने सुना, सोचा और अपना फैसला सुनाया। सही किया डायर, तुमने बस अपना कर्तव्य पालन किया और इसी तरह हजारों बेगुनाह हत्यारा बिना किसी सज़ा के छूट गया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस खूनी खेल का ऐसा अंत होने वाला था जो अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। जालियनवाला बाग वो शाम हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया था। उसी शाम एक नौजवान क्रांतिकारी के दिल में एक ऐसी आग जल गई जो तब तक बुझने वाली नहीं थी जब तक इंसाफ न मिल जाए। सरदार उधम सिंह, जिसने जालियनवाला बाग में हजारों लोगों को दम तोड़ते देखा था, वो खुद भी वह मौजूद थे। किस्मत से वो बच गए, लेकिन एक नया मकसद के साथ बदला लेने के लिए। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने मामले को जांच पर हंटर कमीशन गठित किया,
लेकिन यह एक दिखावा था और परिणाम यह निकला कि जनरल डायर निर्दोष घोषित हुआ। उसके बाद डायर को इंग्लैंड भेज दिया गया और कहा गया कि कभी दोबारा भारत नहीं लौटेगा। लेकिन क्या सिर्फ डायर ही दोषी था? नहीं, डायर तो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड तो माइकल ओडवायर था, जिसने इस हत्याकांड के लिए डायर को छूट दी थी। और यह बात समझने में उधम सिंह जी को देर नहीं लगी। उन्होंने ओडवायर को निशाना बना लिया। बदले की आग लिए उधम सिंह ने भारत छोड़ दिया। वो पहले अफ्रीका गए, फिर बाद में अमेरिका और बाद में यूरोप, और वहाँ उधम सिंह अलग अलग नाम से रह रहे थे। इतना बड़ा बदला लेना कोई बस की बात नहीं थी, लेकिन लंदन जाने के लिए पैसा चाहिए था, अपनी पहचान छुपानी थी, और वह गरीब घर से था। इसीलिए उन्होंने काम करना शुरू किया और एक एक पैसा जोड़ने लगे। आखिरकार वह समय आया और वह लंदन पहुंच गए, लेकिन अपनी पहचान छुपानी थी, इसलिए उन्होंने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। उसी होटल में रहकर उन्होंने ओडवायर पर अपनी गतिविधियां बनाए रखी और 21 साल के इंतजार के बाद वह दिन आया जो उधम सिंह जी के अपने जीवन का लक्ष्य था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सन 1940 कैक्सटन हॉल लंदन, यहाँ पर एक बड़ी बैठक हो रही थी। इसमें ब्रिटिश सरकार के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे और उनमें माइकल ओडवायर भी शामिल था। उधम सिंह ने पिस्तौल अपनी किताब में छुपा ली थी और सभा में शांत बैठे थे। जैसे ही सभा खत्म हुई, उन्होंने ओडवायर पर गोलियां चला दी और ओडवायर जमीन पर गिर गए। ब्रिटिश सरकार को यह यकीन नहीं हुआ कि उनकी ही धरती पर एक भारतीय ने उनके बड़े अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया था। उधम सिंह जी ने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद गिरफ्तार हो गए। जब उन पे मुकदमा चला और उन्हें पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उधम सिंह जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह बदला नहीं था, ये एक इंसाफ था। ओडवायर ने हजारों बेगुनाह को मारा और मैंने एक गुनहगार को। 31 जुलाई 1940 उधम सिंह जी को फांसी दी गई, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उन्हें किसी छुपते अंधेरे की नहीं, बल्कि अपने सच्चे उद्देश्य की रोशनी चाहिए थी। 31 जुलाई 1940 उधम सिंह को फांसी दी गई, लेकिन उस दिन भारत ने अपने एक बेटे को खोकर एक नई हिम्मत पाई। जालियनवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रश्न है कि इंसानियत कितनी चोट सह सकती है, और उधम सिंह उस प्रश्न का जवाब है। इतिहास उनकी कहानी को सिर्फ याद नहीं करता, बल्कि महसूस करता है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।